दोस्तों, हमारे देश में आजकल एक क्राइम अंदर खाने बहुत तेजी से फैल रहा है और ये क्राइम जब निकल कर के लोगों के सामने आता है, इसकी कहानियाँ, इसके केसेस जब लोगों के सामने आते हैं तो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते और कहते कि ये बातें झूठी है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और हम जैसे लोग जब ये केसेस, ये कहानियाँ लेकर के आते हैं, अपने चैनल पर आप लोग को बताते हैं, इससे अवगत कराते हैं, तो लोग कमेंट्स में हमें ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठी बातें फैला रहे हैं, मन गलत कहानियाँ सुना रहे हैं और ना जाने क्या क्या। खैर दोस्तों, उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है। जो कहना है कहे, मेरा काम है ऐसी कहानियाँ, सच्ची घटनाएं खोज खोज कर लेकर के आना और अपने व्यूवर्स को सुनाना, उन्हें सच्चाई से अवगत कराना। और मैं ये करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और इस क्राइम को कहते हैं दोस्तों वाइफ स्वैप, मतलब या अदल बदल करके संबंध बनाना। दोस्तों चलते हैं कहानी पर। उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र की एक लड़की की यह कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है गौरी और उसकी शादी कर दी गई थी। चेतन के साथ अच्छा खासा दोनों का परिवार चल रहा था। एक बेटी का जन्म होता है और जिस वक्त वह बेटी 9 साल की होकर के पहुंचती है, उस समय एक अचानक से ऐसा हादसा होता है जिसमें गौरी का पति, उसका जो होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वह अपने प्राण गंवा देता है। दोस्तों, गौरी जो होती है 33 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर के मायके आ पहुंचती है। दोस्तों, मायके में रहने लगती है। लेकिन एक शादीशुदा लड़की या एक विधवा लड़की जब मायके में आ जाती है तो वह अपने मायके वालों पर बोझ बन जाती है दोस्तों। और उसके माँ बाप जो होते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि ऐसी अपनी पूरी ज़िंदगी गौरी ऐसे से काटेगी, इसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। गौरी पहले इस चीज़ के लिए मना करती है, लेकिन बाद में वह समझ जाती है और मान जाती है। उसके बाद गौरी के लिए लड़के की तलाश शुरू होती है और गौरी के लिए एक रिश्ता आता है। दोस्तों, लड़के का नाम होता है सौरभ और रिश्ता आता है हरियाणा के गुरुग्राम से। लड़का पेशे से बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास और अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था। वो गौरी को उसकी बेटी सहित अपनाने के लिए तैयार हो जाता है और इस वक्त गौरी की बेटी की उम्र हो चुकी थी। 11 वर्ष गौरी का विवाह संपन्न हो जाता है सौरभ के साथ और सौरभ उसे लेकर के पहुंच जाता है गुरुग्राम। दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। सौरभ गौरी को बहुत अच्छे से रखने लगा था, वह उससे खूब प्यार करता था। गौरी भी नई जिंदगी में आकर के अपने नए जीवन की शुरुआत करके के काफ़ी खुश थी। दोस्तों, इसी प्रकार से 2 से 3 महीने निकल जाते हैं। सौरभ के परिवार में सौरभ के अलावा सौरभ का एक भाई था जो उससे 4 से 5 साल छोटा था, लेकिन अभी तक वह कुंवारा था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कभी गौरी को ऐसा महसूस होता था कि उसका जो देवर है, यानी कि सौरभ का छोटा भाई, वो कहीं ना कहीं गौरी पर गंदी नज़र रखता था। कई बार गौरी ने यह महसूस किया था कि उसे कपड़े बदलते वक्त या उसे नहाते वक्त कहीं से कोई छुप करके देख रहा है। महिलाओं को भगवान ने यह 6 सेंस की पावर बहुत स्ट्रांग दी होती है। दोस्तों, उन्हें पता चल जाता है और यही गौरी को भी महसूस हो रहा था, लेकिन गौरी कुछ कहती नहीं थी। खैर, बात आगे बढ़ती है। एक दिन सौरभ जो होता है वो ऑफिस से आता है और ऑफिस से आने के बाद गौरी से कहता है कि आज रात हमें एक पार्टी में चलना है, तुम तैयार हो जाना, 8 o'clock बजे हमें निकलना है। गौरी मान जाती है। उसके बाद गौरी और सौरभ जा कर के पहुंचते हैं उस पार्टी में, और उस पार्टी में जाने के बाद वहां पर गौरी को माहौल कुछ अटपटा सा लगता है। वहां हर कोई शराब पी रहा होता है, क्या लेडीज़ और क्या जेंट्स, वहां हर कोई कपल्स के साथ ही आया था। दोस्तों, जितने पुरुष थे उतनी ही महिलाएं थीं और वहां पर हर कोई एक दूसरे से मजाक कर रहा था और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वहां देखने से समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति। और वहां गौरी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी किसके साथ बातें कर रही है या वो इस वक्त कहां पर है। गौरी को थोड़ा सा असस महसूस हो रहा था, लेकिन गौरी जो होती है उस पर ध्यान नहीं देती। और कुछ देर के बाद सौरभ जो होता है वो ला करके गौरी को भी पैक देता है और गौरी जब पैक पीती है उसे हल्का सा नशा होने लगता है। उसके बाद दूसरा पैक भी सौरभ गौरी को देता है और उसको उस पैक को पीने के बाद गौरी कब बेहोश हो जाती है ये गौरी को भी पता नहीं चलता। और जब गौरी की आंख खुलती है तो गौरी अपने आप को एक कमरे में पाती है और उस कमरे में जिस वक्त गौरी की आंख खुली थी तो एक पराया आदमी, कोई दूसरा आदमी वहाँ पर खड़ा अपने कपड़े पहन रहा होता है। गौरी ये देखकर सहम जाती है और खुद की हालत देखकर वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। वो ज़ोर ज़ोर से अपने पति को आवाज़ लगाने लगती है। हट बढ़ाता हुआ सौरभ अंदर आता है और वह आदमी बाहर निकल के चला जाता है।
गौरी उससे सवाल करने लगती है कि यह सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सौरभ कहता है, शांत रहो, घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। और वहाँ से घर आने के बाद सौरभ जो होता है वो गौरी को समझाने लगता है कि देखो गौरी, ये हाई सोसाइटी है, यहाँ पर यह सब चलता है, एकदम नॉर्मल है। और अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, मुझे मार्केट में अगर बना रहना है, इन बड़े लोगों के साथ अपना तालमेल बनाना है, उठना बैठना है, तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, मैं रास्ता पर आ जाऊंगा। सो सोचो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं रास्ते पर आ गया तो तुम भी तो रास्ते पर आ जाओगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। और ये आज पहली बार हुआ है, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, लेकिन गौरी आगे से ये हमेशा होगा और इस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करके अब चलना होगा। गौरी गांव की सीधी साधी लड़की थी, उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन फिर भी वो न जाने क्यों वो अपने पति की बात को मान जाती है और आगे भी ऐसा ही करने के लिए वह मुक्त स्वीकृति अपने पति को दे देती है। दोस्तों, और शायद यही गौरी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती गौरी ने यहाँ कर बैठी थी। इसके बाद तो यह सिलसिले सा चल बैठा था, हर वीकेंड को पार्टी होती और गौरी को लेकर के सौरभ जो होता है पार्टी में जाता, और पार्टी में जाने के बाद गौरी भी नशा करती, सौरभ भी नशा करता। उसके बाद गौरी किसी और आदमी के साथ और सौरभ किसी और की बीवी के साथ कमरों में होता, और जहाँ सिर्फ गौरी और सौरभ की ही बात नहीं थी, वहाँ पर 10, 15, कभी 20 इस टाइप से कपल हुआ करते थे, और वह सारे एक दूसरों की पत्नियों का अदल बदल करके ये गंदा खेल खेला करते थे। दोस्तों, जो हमारे भारतीय समाज में तो कतई मंजूर नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों को। पहले गौरी नशा करके बेहोशी की हालत में गौरी के साथ यह सब होता था, लेकिन अब गौरी अपने पूरे होशो हवास में यह सब कुछ करने लगी थी। अपनी मर्जी से इसी प्रकार से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब गौरी अपने घर पर होती है, उसका पति ऑफिस गया हुआ होता है, तो उसका जो देवर होता है वो कहता है गौरी से, भाभी क्या आप चाय पियेंगे? और गौरी जब उसे हाँ कर देती है तो उसका देवर चाय बनाकर लेकर के आता है, और चाय पीने के बाद गौरी बेहोश हो जाती है। पता नहीं उसके देवर ने उसे क्या मिला करके दिया था चाय में। और उसके बाद उसका जो देवर होता है वो बेहोशी के हालत में अपनी भाभी गौरी के साथ मुंह काला करता है, दोस्तों संबंध बनाता है। और जब गौरी जागती है तो गौरी को समझ आ जाता है, वो इसकी शिकायत अपने पति से करती है, लेकिन उसका पति जो होता है इस बात पर भी गौरी को खामोश करा देता है और कहता है उसकी अभी शादी नहीं हुई है, न समझ है, शायद उसका मन कर गया होगा, और कौन सी बड़ी बात है, हम पार्टियों में भी जाकर के भी तो बाहर के लोगों के साथ यही सब तो कर रहे हैं ना, तो अगर उसने भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी नीच सोच थी सौरभ की, या शायद उसने इसी वजह से ही उस गांव की लड़की से, उस मजबूर लड़की से शादी करी थी, गौरी से, और उसे लेकर के आया था अपनी पत्नी बना करके गुड़गांव। कुछ समय तक तो गौरी इस चीज़ को मन मार करके भी सह रही थी, लेकिन एक रात गौरी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद गौरी जो होती है वो इस चीज़ के लिए मना करने लगती है। उस रात जब पार्टी में सौरभ गौरी को लेकर के गया था, और गौरी जो थी जब कमरे में थी, तो उस समय कमरे में एक साथ 3 व्यक्ति प्रवेश करते हैं दोस्तों, और गौरी के मना करने के बाद भी वो तीनों गौरी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, दरिंदगी करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं और अप्राकृतिक संबंध भी बनाते हैं दोस्तों, जो कि गौरी कतई बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसे दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आती है तो अपने पति पर भड़क जाती है और कहती है यह सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन सौरभ उसे समझाता है, ठंडे दिमाग से उसे सोचने के लिए कहता है, तो गौरी जो होती है शांत हो जाती है, मान जाती है। लेकिन अगले ही दिन उसका जो देवर होता है, अब वो गौरी के पूरे होशो हवास में उसके साथ संबंध बनाने के लिए कमरे में आ जाता है, और गौरी के मना करने के बाद भी गौरी के साथ वही काम फिर से करता है दोस्तों, जो उसने पहले उसके बेहोशी की हालत में किया था। और इस वक्त तो हद पार हो जाती है। वो संबंध बनाते वक्त गौरी से कहे कि भाभी अब तो जो अपनी बिट्टो है वो भी जवान हो गई है, बहुत सुंदर दिखती है, 2 साल बाद तो वो भी इस काम के लिए तैयार हो जाएगी। गौरी को इतना भयानक गुस्सा आता है, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए यह सब, भले वो खुद कुछ भी कर रही हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकती। वो धक्का मार करके उसे अलग फेंके। और शाम को जब उसका पति घर आता है, सौरभ तो उससे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो तुम्हारा भाई यहाँ रहेगा या मैं यहाँ रहूँगी, मुझे मेरी रहने की कहीं अलग व्यवस्था कर दो। सौरभ जो होता है बात को समझता है और गौरी की अलग रहने की व्यवस्था कर देता है। एक फ्लैट वह किराए से ले लेता है।
गौरी वहां रहने लगी थी, लेकिन अभी भी उसका सौरभ के साथ ऐसी पार्टियों में जाना बदस्तूर जारी था। और उस रात जब गौरी वहां जाकर के पहुंचती है तो गौरी के साथ फिर से वही सब होता है। जबक उसने सौरभ को समझाया था कि देखो, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, मजबूरी में तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ था, जो दो दो तीन तीन लोगों ने घुसकर मेरे कमरे में जो किया था, मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। सौरभ उसे कहता है, ठीक है, आगे से ऐसा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर से उस रात वैसा ही कुछ होता है। दोस्तों, और ये सब कुछ जो भी हो रहा था, एक इससे सौरभ अनजान नहीं था। ये सौरभ की मर्जी से ही हो रहा था। और जब फिर से उस रात वो सब होता है गौरी के साथ, तो अगली सुबह गौरी जो है वो अपना सामान बांधकर अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ती है अपने गांव। लेकिन वो गांव कहाँ से पहुंचती? जैसे ही वो बस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, रास्ते में एक कार आकर के रुकती है और कुछ लोग कार से निकलते हैं और ऊंटों से खींचकर गौरी को और उसकी बेटी को निकालकर कार में डाल लेते हैं और वापस लेकर के जाते हैं। दोस्तों, तो उसे एक ले जाकर एक कमरे में सुनसान इलाके में बंद कर दिया जाता है। और बाद में जब वहाँ पर सौरभ आकर के पहुँचता है तो उसे ये देखकर गौरी सन्न थी कि ये सब कुछ सौरभ ने करवाया है। सौरभ ने ही उसका अपहरण करवाया है। वो नहीं चाहता था कि वो गाँव जाए और ये सारी बातें बाहर निकले, लेकिन गौरी जो होती है किसी ना किसी प्रकार से वहाँ से भाग जाती है दोस्तों। और वहाँ से भागने के बाद वो जा पहुँचती है अपने गांव मुजफ्फरनगर नई मंडी। और वहां जाकर के पहुंचने के बाद जब अपने घर में सारी कहानी किस्से बताती है तो उसके माँ बाप सन्न थे, आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा भी होता है। वह तो गांव के लोग थे, उन्होंने तो ये सब कुछ सुना ही पहली बार था। ये सब काले कांड या काले कारनामे महानगरों में ज़्यादा चल रहे हैं। दोस्तों, वो अपनी बेटी को लेकर के जा पहुंचते नई मंडी के थाना चौकी में, लेकिन वहां पर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं की जाती। उससे कहा जाता है कि यह मामला गुरुग्राम का है, आप लोग वहीं जाइए और वहीं जाकर के कंपट लिखाए खाली हाथ थाने से लौट आते हैं। लेकिन गौरी हिम्मत नहीं, आरती जा पहुंचती है एसडीएम के कोर्ट में। और को वहां जाने के बाद जब अपनी व्यथा सुनाती है, तुरंत संज्ञान लेता है। कोर्ट और थाना को आदेश देता है, नई मंडी थाना चौकी को आदेश दिया जाता है इसकी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। वहाँ से आने के बाद जो एसएचओ होते हैं सैनी साहब, वो एफआईआर तो रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो एफआईआर 0 एफआईआर होती है दोस्तों। और 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि यह एफआईआर लेके अब आप गुरुग्राम जाइए और वहाँ के थाने में ये एफआईआर 0 एफआईआर आप पेश कीजिए। वहाँ पर आपकी एफआईआर लिखाई जाएगी और कानून कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। उसके बाद गौरी है अपने माँ बाप के साथ गुरुग्राम आकर के पहुँचती है और वहाँ आकर के थाने में आने के बाद जब वो 0 एफआईआर की कॉपी देती है, वहाँ पर अब गौरी की एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इसका तुरंत संज्ञान लेती है, पुलिस हरकत में आती है और उसके पति सौरभ को और उसके भाई को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। और जब उनसे इंक्वायरी की जाती है, उन सारे लोगों के नाम निकलवाए जाते हैं जो उस पार्टी में आया करते थे। और इस प्रकार के गिनने खेल को वो लोग अंजाम दिया करते थे। सौरभ के खिलाफ आई इसकी धारा 376, 307 और 323, 504, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया जाता है दोस्तों। लेकिन मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था। उस स्पीड से, उस गति से इसकी छानबीन इस केस पर कार्रवाई नहीं चल रही थी। और आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों की क्यों नहीं चल रही थी। जहाँ पैसा होता है वहाँ पे सारी कार्रवाइयों सबकी रफ्तार, कानून की भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और यही केस और यही सब कुछ इस केस में भी हो रहा था। इस केस में सौरभ के उसके भाई को आरोपी बनाया गया, उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया। बाकी लोगों को भी आरोपी बनाया गया और इन दोनों को जेल भेज दिया गया। बाकी लोगों को वहीं से जमानत मिल गई और सौरभ को और उसके भाई को जेल भेजा गया, जहां से 1.5 महीने के बाद उन्हें जमानत उन्हें भी मिल गई। वो भी आज जेल के सलाख से बाहर है। और यह मामला जो है दोस्तों आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। आज भी उस महिला को, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हमारे देश की यही व्यथा है दोस्तों। यहाँ पर सालों लग जाते हैं किसी भी मुकदमे को पूरा होने में। रेप केस हो, चाहे किसी आतंकवादी को सज़ा देने का मामला हो, कितने साल तक उन्हें जेल में बैठाकर पाला जाता है, उसके बाद भी उन्हें सज़ा नहीं हो पाती। वही इस केस में भी हो रहा था और ना जाने कब तक होता रहेगा। देश के शासकों को और कोर्ट चलाने वाले हमारे पूजनीय जज साहब, लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे मामलों का जल्द से खासकर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के जाति के मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए दोस्तों। ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? इसमें क्या सिर्फ सौरभ की गलती थी? क्या इसमें गौरी की गलती नहीं थी? आपका जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह के जाएगा।
दोस्तों ज़रूर बताइएगा आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। दोस्तों अब हम चलते हैं। जय हिंद।